आज मेरे बेटे सौरव का अमेरिका से फ़ोन आया और जब उसने मुझे मम्मा कहा तो मुझे ऐसा लगा मानो उसने मुझे पहली बार पुकारा हो। मेरे रोम रोम में एक अजीब सा कंपन हुआ और आंखें नम हो गई। लेकिन जब उसने अपने डैडी के बारे में ज़्यादा और मेरे बारे में कम बातें की तो मैं सारा दिन रोती रही। दिन भर यही सोचती रही कि उसने मेरी तबीयत के बारे में क्यों नहीं पूछा। उसने यह क्यों नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारे जोड़ों का दर्द कैसा है। बस पापा के ब्लड प्रेशर के बारे में, उनके काम के बारे में और फैक्ट्री के बारे में ही पूछता रहा। उसने अपनी छोटी बहन आरोमा के बारे में भी पूछा, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि मम्मा तुम कैसी हो। सारा दिन बीत गया लेकिन मेरी रुलाई नहीं रुकी। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। कैलाश जी फैक्ट्री से आ गए थे। मैंने मुंह धोया और गोपाल से चाय बनाने को कहा। उनके फ्रेश होने के बाद जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैं चाह कर भी उन्हें सौरव के फ़ोन के बारे में नहीं बता पाई। मुझे डर था कि बताते बताते मेरा गला रूंध जाए और मैं शायद रो पड़ूंगी। रात को खाने की मेज पर भी मैं कुछ नहीं कह सकी और बात को सुबह की चाय के लिए छोड़ दिया। मैं शुरू से ही काफ़ी भावुक रही हूँ। हालांकि भावुक हर इंसान होता है, क्योंकि अगर भावनाएं नहीं होंगी तो वह इंसान नहीं होगा। कुछ लोग अपने भावों को छिपाने में माहिर होते हैं, मेरी तरह नहीं कि जरा सी बात पर रोने लगे। कभी कभी अपनी इस कमजोरी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों लोगों की तरह मैं भी बनावटी कवच ओढ़कर अपने सारे दुख दर्द को उसके अंदर समेट लूं और बाहर से हंसती रहूं। लेकिन जिंदगी के लगभग 5 दशक पूरे करने के बाद भी मैं हर छोटी बड़ी बात पर बच्चों की तरह रो पड़ती हूँ। कई बार तो मैं बहुत पुरानी बातें याद करके भी अपनी आंखें नम कर लेती हूँ। अब यह रोना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मायके में माँ बाप की इकलौती बेटी थी तो ससुराल में सास ससुर की इकलौती बहू बनी। फिर भी मेरा और मेरे आंसुओं का साथ ऐसे ही रहा जैसे नदी और पानी का। मैंने शायद ही आज तक ऐसा कोई दिन बिताया हो जिस दिन रोई ना हो। रात को बिस्तर पर लेटी तो फिर सौरव के फ़ोन का ख्याल आ गया। बचपन में भी जब बाबूजी भैया के लिए पतंग या गेंद लाते थे तो मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोया करती थी। हालांकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी गुड़िया थी, गुड़िया का बिस्तर था, रसोई का सामान था और ढेरों खिलौने थे। लेकिन फिर भी उस समय मैं खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। मेरी माँ काफ़ी कठोर स्वभाव की थी। मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने मुझे प्यार से गोद में बैठाया हो या कभी अपने साथ बाजार ले गई हो। मैं अपनी फरमाइश बाबूजी को ही बताती थी, उन्हीं के साथ बाजार जाती थी। वैसे माँ के इस व्यवहार का कारण मुझे अब समझ में आता है। दरअसल हमारा ननिहाल ज़्यादा पैसे वाला नहीं था। माँ अभावों में पली थी। हमारे बाबूजी सरकारी वकील थे, इसीलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने में लगी रहती। वैसे तो वे काफ़ी कंजूस थी, लेकिन अपने गहनों और साड़ियों का उन्हें इतना शौक था कि महीने में 4 बार सर्राफा बाजार हो आती थी। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ था जब मेरी शादी होने वाली थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली जाएगी, बल्कि उन्हें यह चिंता थी कि वे लहंगा पहले दिन पहनेंगी या दूसरे दिन और लाल वाली साड़ी के साथ सोने का हार पहनेंगी या मोतियों का। माँ घंटों तक अलग अलग गहने पहनकर खुद को आईने में निहारती रहती और मैं चुपचाप रोती रहती। माँ ने कभी मेरी किसी इच्छा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कभी किसी बात में मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, मेरी गलतियाँ खूब निकालती थी। मुझे याद है जब मैंने शुरू में रोटियां बनाना सीखा था तो एक दिन बाबूजी बोले, वाह बेटा, तू तो बहुत बढ़िया फुलके बनाने लगी है।
क्या खाक बढ़िया बनाने लगी है। सारी रसोई में आटा फैला दिया। माँ झट बोली थी। माँ ने यह बोलकर मुझे जो दुख दिया उसे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी मैं यह सोचकर पोछा लगा देती कि शायद माँ खुश हो जाए, लेकिन माँ देखते ही शाबाशी देने के बजाय चिल्ला उठती, यह क्या किया बेवकूफ़, पोछे का पानी नाली में डाल दिया। अरे इसे क्यारी में डालना था। मैं बाथरूम में जाती और नल खोलकर खूब रोती। माँ को ना मेरी बनाई हुई चाय पसंद थी और ना मेरी की हुई तुरपन। उन्हें मेरा गाना भी पसंद नहीं था, जबकि इसके लिए मुझे स्कूल में कई इनाम मिल चुके थे। जब माँ घर से कुछ दिनों के लिए किसी शादी में या अपने मायके जाती तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती। मैं इस जिम्मेदारी को जहाँ तक होता काफ़ी अच्छी तरह निभाती और यह उम्मीद करती कि माँ अगर शाबाशी नहीं भी देंगी तो कम से कम डांटेंगी तो नहीं, पर वे आते ही अपनी आदत के मुताबिक चिल्ला उठती, तूने तो 2 दिन में ही सारा घी खत्म कर दिया। यह बाबूजी की पैंट क्यों नहीं धोई? भैया का कमरा इतना गंदा पड़ा है, ठीक नहीं कर सकती थी? क्या करती रहती है तू? माँ के सामने मेरी कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मन ही मन खूब जवाब देती, माँ घी खाया ही तो है, फेंका तो नहीं। और इन दिनों पानी कुछ कम आया, इस वजह से पैंट रह गई। बाकी धुले हुए कपड़े नहीं दिखे। इसी पैंट पर नज़र पड़ी उसकी। मैं भैया का कमरा कब ठीक करती? सुबह खाना बनाने में रह जाती थी और शाम को स्कूल से लौटकर अपनी पढ़ाई करती थी। मैं यह सब खुद ही सोचती रहती और रोती रहती। मैं हमेशा माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनने की तरसती रही, लेकिन मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। वैसे माँ मुझे ही नहीं डांटती थी, वे बाबूजी को भी ऐसे ही फटकार लगाती। एक बार बाबूजी अपना छाता कहीं भूल आए तो माँ ने उन्हें ऐसे लताड़ा कि उनकी बेचारगी देखकर उस दिन मैं रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। माँ की इस हिटलर शाही से तंग आकर मैं यह भी सोचने लगती कि काश मेरी शादी हो जाती तो रोज रोज की खिचपिच से और इस घुटन से तो छुट्टी मिलती। दरअसल जब इंसान को बचपन में प्यार नहीं मिलता तो वह इस प्यार को अपने जीवन साथी और बच्चों में तलाशने की कोशिश करता है। मेरे अंदर भी एक आशा थी कि शादी के बाद मेरा पति मेरे सारे दर्द बांट लेगा, मैं उसके सारे दुख ले लूँगी और एक दूसरे की तकलीफ़ें दूर करते हुए हम अपना जीवन आसान कर लेंगे। लेकिन होने में तो कुछ और लिखा था। मेरा सारा सोचना व्यर्थ गया। मेरी शादी एक संपन्न घराने में हुई। व्यापारिक घराना था। ससुर जी की 2 फैक्ट्रियां थी। घर में सभी सुख सुविधाएं थी। नौकर चाकर थे और माँ जैसी सास थी जिन्हें पाकर मैं निहाल हो गई थी। जब वे प्यार से मुझे अपने गले लगाती या मेरे गालों पर हाथ फेरती तो मेरी आंखें अपनी आदत के अनुसार झरझर बहने लगती। मेरे पति कैलाश ससुर के साथ बिजनेस में हाथ बटाते थे। कैलाश सुदर्शन व्यक्तित्व के एक बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। वे मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते। वे खुद तो ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी बात को सिर आंखों पर रखते। उनकी कम बोलने की आदत की वजह से धीरे धीरे मुझे तकलीफ़ होने लगी। वे मेरा तो हर दर्द दूर करने की कोशिश करते, लेकिन अपनी कोई तकलीफ़ मुझे नहीं बताते। अपनी परेशानियां खुद ही झेल लेते। उन्हें बुखार है इसका पता मुझे नौकरों से चलता था। उनकी कार का पिछली शाम एक्सीडेंट हो गया। वह बात भी मुझे अपनी सास से मालूम होती थी। वे मुझे किसी बात की इत्तला देने की ज़रूरत नहीं समझते थे, जबकि मैं उनके दुखों को बांटना चाहती थी, उनका सहारा बनना चाहती थी। जब से बातें मुझे दूसरों से मालूम होती तो मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती। बचपन की आदत के मुताबिक मैं कैलाश को मन के कटघरे में खड़ा करके
खुद ही सवाल जवाब करती रहती। मैं उनकी जीवन संगिनी हूँ, क्या मुझे उनकी तकलीफ़ों को जानने का अधिकार नहीं है? उनके मन में क्या चल रहा है यह मुझे पता चलना ज़रूरी नहीं है। और इसकी सज़ा थी मेरा रात भर का रोना। जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप कर के बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो फिर एक बार आशा बंधी कि कोई होगा मेरा अपना जो मुझे समझेगा, मेरी तकलीफ़ दूर करेगा। यह सोचकर मैं फिर रो पड़ी। डॉक्टर ने सोचा मैं घबरा गई हूँ, इसलिए वे मुझे समझाने लगे, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सास को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहीं आकर तुम्हें देखती रहूँगी। लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो इस आशा पर खुश होकर रो रही हूँ जिसने फिर से मुझे जीने की प्रेरणा दी है। आशाओं के अभाव में तो जीवन शून्य हो जाता है। कैलाश इस खबर से काफ़ी खुश थे। अब वे मेरा और ज़्यादा ख्याल रखने लगे। मैंने एक प्यारी सी बेटी की तमन्ना की थी, लेकिन मुझे पहला बच्चा बेटा हुआ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सौरभ को गोद में लेकर उसका माथा चूमा था, तो उसके माथे पर मेरा एक आंसू टपक पड़ा था, जिसे मैंने सबकी नज़रें बचाकर जल्दी से पोंछ दिया था। अब मैं काफ़ी व्यस्त रहने लगी थी। कैलाश सुबह सौरभ के उठने से पहले ही चले जाते और उनके लौटने तक सौरभ सो जाता था। मैं वैसे भी सौरभ को किसी से बांटना नहीं चाहती थी। उसे ज़माने भर की खुशियाँ देना चाहती थी। उसे इतना प्यार देना चाहती थी कि जितना आज तक दुनिया में किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं दिया होगा। आज सौरभ 25 साल का है और मुझे याद नहीं कि मैंने उसे आज तक किसी बात पर ज़ोर से दबटा हो, मारना तो दूर की बात है। लेकिन मेरे दिल को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब सौरभ ने अपने मुंह से पहला शब्द माँ के बजाय पापा निकाला था। अब वह अपने पापा को देखकर उछलने लगा था और मेरी गोद से उतरकर उनके पास जाने की जिद करता। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती रहती। कैलाश ने उसका दाखिला अपनी पसंद के स्कूल में करवाया। वे उसे अपनी पसंद का नाश्ता करवाते और अपनी पसंद के कपड़े भी पहनाते। उन्हीं दिनों अचानक ससुर जी का देहांत हो गया। ज़्यादा समय नहीं गुजरा कि सास भी हमें छोड़कर चली गई। अब तो मुझसे बोलने वाला भी घर में कोई नहीं रहा। कंपनी का सारा भार कैलाश के कंधों पर आ गया था। उन दिनों ना उन्हें खाने की फुर्सत थी और ना सोने की। सुबह आनन फानन नाश्ता करके जाते तो यह खबर ना रहती कि शाम को डिनर पर कब आएंगे। मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, ये बातें भी मुझे बाहर से पता चलती थी। वो तो इन बातों का जिक्र ही नहीं करते थे। मिल में इन दोनों काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। वो तो इन बातों का जिक्र ही नहीं करते थे। शाम को डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाकर खाना खाते। कभी कभी तो मुझे इस अंग्रेजी सभ्यता पर क्रोध भी आता। कुर्सी पर बैठकर खाइए, जो चाहिए खुद ले लीजिए और रोटी के लिए नौकर को आवाज़ लगा दीजिए। कभी जी मैं आता कि मैं भी माँ की तरह अपने हाथों से रसोई बनाऊं, सबको सामने बैठाकर अपनों हाथों से खाना खिलाऊं, दाल में नमक पूहूं या भी पूहूं कि क्या चाहिए। पर यहाँ तो पति पत्नी के बीच संवाद ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था जिस पर हम चर्चा कर सके। यह सब सोचकर मेरी आंखें भर आती। खैर धीरे धीरे फैक्ट्री की समस्याएं कम हो गई। कैलाश ने सब कुछ संभाल लिया था। इस बीच एक दिन डॉक्टर दीपक कुमार की पत्नी से शॉपिंग सेंटर पर मुलाकात हुई। उन्होंने कैलाश की तबीयत के बारे में पूछा तो मैं हैरान हुई। फिर जब उन्होंने कहा कि कैलाश का ब्लड प्रेशर पिछले दिनों बढ़ गया था तो मैं हक्की बक्की रह गई। यह तो हद थी खामोशी की। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। जब कैलाश ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए इसकी वजह पूछी तो मैं उनके सीने से लगकर खूब रोई और फिर मैंने अपने दिल की भारी भड़ास निकाल दी।
पूरी बात सुनकर कैलाश इत्मीनान से बोले, दरअसल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम बहुत सीधी हो और बेकार में दुखी होगी। यही सब सोचकर मैं अपना दुख खुद सहता गया। और वैसे भी यह बात इतनी बड़ी थोड़े ही है। लेकिन कैलाश, तुम्हें क्या मालूम कि तुम जिस बात को मामूली समझते हो वही बात मेरे लिए कितनी बड़ी है। अपने पति की बीमारी के बारे में मुझे बाहर वालों से पता चले, यह कितनी कष्टप्रद बात है मेरे लिए। इसे तुम क्या समझो। इसके बाद मेरे मन का कटघरे में कैलाश और फिर रात भर की जिराह। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, लेकिन इतना सोचती थी कि रात भी छोटी पड़ जाती। फिर आरोमा पैदा हुई। आरोमा को मैंने सामान्य बच्चों की तरह पाला। हालांकि उसके हिस्से का संपूर्ण प्यार उसे दिया, लेकिन उससे कोई आशा नहीं बांधी। अब मैंने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया था। वैसे भी आशाएं जब टूटती है तो दिल जार जार रोता है। और जब वह दुख मेरी बर्दाश्त से बाहर था, आरोमा ने मेरी काफ़ी सेवा की। वह मुझे बहुत प्यार करती थी। प्यार तो मुझे सौरभ ही करता था, लेकिन अपने डैडी के सामने वह मुझे भूल जाता। शायद वह जानता था कि मैं तो उसे प्यार करती ही हूँ, इसलिए डैडी से जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें उनका प्यार भी वसूल कर लूँ। वह हमेशा अपने डैडी की तरफदारी करता। पिकनिक कहाँ जाएंगे, घर में किस कलर का पेंट होगा, बर्थडे किस तरह मनाया जाएगा, या दिवाली में कितनी आतिशबाजी छेड़ी जाएगी, यह सब निर्णय बाप बेटा खुद मिलकर करते थे। लेकिन आरोमा मेरी वकालत करती रहती और उसके डैडी अक्सर उसकी बातें मान लिया करते। आरोमा को मेरी पसंद की चीज़ें ही अच्छी लगती। अपने शादी के वक्त भी उसने सारे कपड़े और गहने मेरी पसंद के ही लिए। उसे देखकर मुझे जब अपना बचपन याद आता, माँ की फटकार याद आती तो मेरी आंसू छलक आते। माँ ने हमेशा मेरी बाल सुलभ इच्छाओं को दबाया। उन्होंने मुझे उन तारीफ़ों से वंचित रखा जो एक किशोरी के विकास के लिए ज़रूरी है। हालांकि कैलाश ने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया, फिर भी मुझे एक पत्नी के अधिकारों से दूर रखा। सौरभ ने मेरे ममत्व को ठेस पहुंचाई, जबकि मैंने उसे पालने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी। दरअसल हम स्वार्थी माएँ ऐसे ही दुखी होती हैं जब हमारे बच्चे हमारे प्यार के बदले की गई हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। लेकिन आरोमा, जिसे मैंने कभी कोई आशा ही नहीं की, मुझे जीवन भर का संपूर्ण प्यार दिया। जब वह मेरे सिर में अपने छोटे छोटे हाथों से बाल लगाती तो यही एहसास होता कि मैं अपनी माँ की गोद में सोई हूँ। जब वह अपने कलेजे की या दोस्तों की बातें बताकर हंसाती तो उसमें मुझे अपनी अंतरंग सहेली की झलक नजर आती। यद्यपि मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मेरे दुख को महसूस करती थी। उसकी शादी के दिन मैं उसे निहार निहार कर खूब रोई। विदाई के समय तो मैं बेहोश हो गई थी। कैलाश ने सौरभ को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। उस दिन भी मेरे आंखों में आंसुओं की बाढ़ नहीं थम रही थी। जब उसने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, मम्मा अपना ख्याल रखना, मैं उससे लिपटकर ऐसे बिफर पड़ी कि फिर संभल ना पाई। कैलाश ने मुझे सौरभ से अलग किया और फिर मैं घर कैसे पहुंची मुझे कुछ याद नहीं। अब तक तो घर में चहल पहल थी। दोनों बच्चों के चले जाने के बाद घर काटने को दौड़ता। नौकरों की चहल पहल से अपने जीवित होने का एहसास होता। मन के भीतर तो पहले ही सूनापन था, अब बाहर भी वीराना हो गया। यही सब सोचते सोचते कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह घड़ी के अलार्म से नींद टूटी। सिर दर्द से भारी हो रहा था। आंखों की दोनों कोरें नम थी। मैं उठकर बाथरूम में चली गई। चाय के साथ कैलाश को सौरभ के फ़ोन के बारे में बताने के लिए खुद को तैयार जो करना था। पाठकों, अक्सर ये बात देखा जाता है कि जिससे हम उम्मीदें रखते हैं वो हमारे उम्मीदों पर
कभी खरा नहीं उतरते, पर जिससे कोई उम्मीद नहीं होती वही उम्मीद बन जाता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।